साथियों, अभी सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार करने एवं 2022 तक भारत के किसानों की आय को दुगनी करने के अपने लक्ष्य के तहत सरकार ने अभी 3 प्रमुख बिल कृषि से संबंधित संसद में पास करवाए हैं। कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता बिल 2020, कृषि सेवा विधेयक 2020। इन बिलों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में आपने देखा होगा कि संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष में आप देखेंगे कि सत्ता पक्ष में भी इस बिल को लेकर के, इन बिलों को लेकर के मतभेद सामने आए हैं। यहाँ तक कि श्रोमणी अकाली दल के कोटे की जो कैबिनेट मंत्री थीं, उन्होंने इस्तीफ़ा तक दे दिया है कि ये बिल जो हैं वो किसान विरोधी हैं। वास्तव में अगर हम इन बिलों का अध्ययन करें, इनके प्रावधानों का विश्लेषण करें और सत्ता पक्ष और विपक्ष किसान संगठनों की अगर हम बातों को सुने और फिर उनका विश्लेषण करें, तो विरोध के 3-4 बिंदु जो हैं विशेष रूप से सामने आएंगे आपके सामने। जो पहली आपत्ति है इन लोगों की, वो ये कहते हैं कि इन बिलों को लागू होने के बाद जो सरकारी खरीद होती है, जो हमारे देश में एमएसपी की व्यवस्था है, आप जानते हैं कि बुआई के समय ही रबी और खरीफ की विभिन्न फसलों के लिए सरकार एमएसपी की घोषणा करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करती है। और आप सब जानते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो होता है कि अगर उस फसल की कीमत बाज़ार में उससे कम पड़ जाती है तो उस न्यूनतम कीमत पर सरकार आपकी पूरी फसल को खरीदने के लिए तैयार रहती है। तो जिनको आपत्ति है, उनका ये कहना है कि इससे जो सरकारी खरीद की व्यवस्था है, एमएसपी की व्यवस्था है, ये समाप्त हो जाएगी। दूसरी जो उनकी मुख्य आपत्ति है वो ये है कि जो ये व्यवस्था, इससे मल्टीनेशनल कंपनीज़ भारत में आएंगी और भारत की कृषि और खेतों पर उनका कब्जा हो जाएगा। जियो का उदाहरण देते हैं कि जिस तरीके से जियो ने मोबाइल और दूरसंचार के क्षेत्र में पहले मुफ्त सेवाएं दे करके और बाद में पूरी तरीके से मार्केट पर कब्जा कर लिया, कंपटीशन ख़त्म हो गया। यही तरीके से यहाँ भी कंपटीशन एमएनसीज़ ख़त्म कर देंगी और अंततः इससे किसानों का शोषण ही होगा। मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, एक तीसरी आपत्ति ये है। और एक जो बिल है, जो आप जानते हैं कि एपीएमसी एक्ट जो है आया था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी से संबंधित जो बिल था, इन लोगों का कहना है कि इससे इस बिल की जो है सार्थकता भी ख़त्म हो जाएगी। यही 4-5 मुख्य बिंदु हैं आलोचना के और विरोध के। अगर हम निष्पक्ष ढंग से इनके बारे में सोचें तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी व्यवस्था एब्सोल्यूट रूप से ना तो सही होती है और ना ही एब्सोल्यूट से गलत होती है। हर व्यवस्था में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ कमियाँ भी रह जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने देश की जनता के प्रति ईमानदार हैं, वास्तव में उनका विकास और कल्याण करना चाहते हैं, तो हम कमियाँ धीरे धीरे दूर कर लेंगे। जो उनकी पहली आपत्ति है वो ये है कि इससे जो है सरकारी जो खरीद है मंडियों के माध्यम से, वो सरकारी खरीद खत्म हो जाएगी, एमएसपी की सिस्टम खत्म हो जाएगी। ये आशंका है। अब ये खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हम क्या मानने, हम ये बताइए। तो प्रश्न ये है
कि जब कोई सरकार होती है और सरकार कोई कमिटमेंट करती है और वो कमिटमेंट अगर संसद में किया जाता है तो क्या हमें सरकार के उस कमिटमेंट पर ध्यान देना चाहिए या सड़क पर उतरे दंगाइयों की बातों पर ध्यान देना चाहिए? कृषि मंत्री ने बिल पर बहस के दौरान उत्तर देते समय साफ साफ स्पष्ट किया है कि एमएसपी की व्यवस्था चलती रहेगी। भारत के प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी। तो जब सरकार ये कह रही है कि एमएसपी नहीं खत्म की जाएगी, तो फिर हम ये क्यों मान लें कि जो सरकारी खरीद की व्यवस्था है, ये जो एमएसपी की व्यवस्था है, वो समाप्त हो जाएगी? दूसरी बात ये कही जा रही है कि इससे बहुत सारे एमएनसीज़ भारत में आएंगी और वो एमएनसीज़ जो है वो अंततः किसानों का शोषण करेंगी, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगी और उन्हीं को वो फ़ायदा होगा। जब WTO की स्थापना हो रही थी तब भी इस प्रकार की बहुत हाय तौबा उठाई गई थी। कहा जाता था कि जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बना दिया तो इतनी सारी कंपनियां आएंगी तो हम फिर गुलाम बन जाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे यहाँ एमएनसीज़ आएंगी तो अगर हम इनके प्रति सावधान रहेंगे, हम इन्हें सही तरीके से रेगुलेट कर लेंगे, तो हम इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर हम इन एमएनसीज़ के हाथों में खेलेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होने की संभावना है। लेकिन फ़िलहाल अब सन 1600 नहीं है, अब ये 2020 है और जब से WTO की स्थापना हुई 1995 से लगभग 25 साल हो गए हैं और जिस तरीके से भारत की सरकार ने और यहाँ के रेगुलेटरी सिस्टम ने काम किया है, उसके आधार पर जो हमारा अनुभव है, हम यही कह सकते हैं कि अब हम सब लोग जागरूक हैं और निश्चित रूप से कोई भी एमएनसीज़ आ करके हमारे यहाँ कब्जा नहीं कर पाएगी, बल्कि हम देखेंगे कि इन एमएनसीज़ के आने से जो है वो हमारे किसानों को फ़ायदा होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे यहाँ बढ़ेगी और जहाँ जहाँ अभी इसका एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के तहत जहाँ जहाँ अपनाया गया है, इसके पहले भी आप देखिए वहाँ के किसानों की आय कई गुना बढ़ गई है। तो ये सोचना कि एमएनसीज़ आएंगी, हमारे यहाँ कब्जा कर लेंगी और हम देखते रहेंगे, ये जो है व्यवहारिक नहीं है। और एक तरीके से फिर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ की जो मशीनरी है, हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो बेकार है और हम इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब बेकार है और कोई विदेशी कंपनी आ करके हमारे यहाँ कब्जा कर लेगी और हम देखते रहेंगे, हम कब्जा कराते रहेंगे। ये सोचना भी ठीक नहीं है। रही मंडियों की बात, तो अभी तक के आप भारत में जो मंडी सिस्टम है, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ पूरे देश में मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर या मंडियाँ इतनी प्रभावशाली नहीं है जितनी कुछ छोटे राज्यों में, पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में हैं। जब साफ साफ कहा गया है, सरकार ने आश्वासन दिया है कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, तो मतलब मंडियों के माध्यम से जो खरीद होती है वो भी जारी रहेगी। फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मंडियों के माध्यम से जब किसान अपना अनाज बेचता है, अपनी फसल बेचता है, तो उसको 8.5% के लगभग टैक्स देना पड़ता है। इसमें बिचौलियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। अब इन एक्ट के बाद किसानों के पास एक से अधिक विकल्प होंगे। जो किसान होगा वह किसान अपने खेत से ही अपनी फसल को बेच सकेगा। बिचौलियों एवं मंडियों के जाल से वो मुक्त हो जाएगा। किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा और अपने खेत से ही व्यापार की सुविधाएं उठा सकता है और जब उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ किसानों को मिलेगा।
आज जो लोग मंडी 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 चिल्ला रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि अगर ये मंडियाँ इतनी ही फ़ायदेमंद थी किसान के लिए तो अभी तक किसान का भला क्यों नहीं कर पाई? क्यों किसान अपनी फसल बेचने के बाद महीनों और सालों तक अपना ही पैसा प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकता रहा, यहाँ तक कि उसे अदालत के चक्कर काटने पड़े, उसे समय पर पैसा नहीं मिला मंडियों से। और इस तरीके से कई बार ऐसा हुआ कि अपना सामान तो उसने बेच दिया, जितने भी दाम पर बिका टैक्स दिया, और फिर जब उसे सामान खरीदना पड़ा तो उससे ज़्यादा कीमत पर उसने सामान, अपनी फसल, बीज या अन्य जो कृषि संबंधी उत्पाद थे वो खरीदे। और इस तरीके से हम देखेंगे कि किसान जो है खरीदने वाले के रूप में और बेचने वाले के रूप में, दोनों ही रूपों में किसान घाटे में रहा। वास्तव में आप देखेंगे कि पहली बात तो ये कि मंडी की व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, मंडी भी चलती रहेंगी पैरेलल रूप से, और निश्चित रूप से किसानों के पास एक से अधिक विकल्प मौजूद होंगे अपनी फसल को बेचने के। वो सीधे बड़े बड़े व्यापारियों से, MNCs से करार करके अपनी फसल बेच सकता है, सीधे खेत से बेच सकता है। पूरे देश के लिए पूरा देश उसके लिए एक बाज़ार हो जाएगा, दूर दराज तक वो अपनी चीज़ें पहुंचा सकता है, देश विदेश में अपनी चीज़ें बेच सकता है जहां उसको अच्छी कीमत मिले। और अगर किसी कारण से फसल का दाम गिरता है तो उसके पास मंडियों में बेचने के लिए MSP पर उसके पास विकल्प उपलब्ध होगा। इस तरीके से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो उत्पादकता होती है वो बढ़ती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है, और इससे किसान और उपभोक्ता दोनों को फ़ायदा होगा। इस एक्ट में व्यवस्था कर दी गई है कि 3 दिन के अंदर अगर आप किसान कोई फसल बेचता है तो 3 दिन के अंदर जो है उसका भुगतान करना होगा। ज़रा सोच के देखिए कि आपने आज फसल बेची और 3 दिन के अंदर पैसा आपको मिल गया। वो पैसा मिल गया जिसके लिए आपको 3 महीने इंतज़ार करना पड़ता था, और कभी कभी ये इंतज़ार सालों तक हो जाता था। तो इसलिए हम अगर ये कहें कि ये व्यवस्था पूरी तरीके से ख़राब है तो निश्चित रूप से इसका मतलब ये है कि हम इस व्यवस्था का विश्लेषण करने में या तो असमर्थ हैं या बायस्ड हैं। अभी आप देखिए हमारे यहाँ कृषि संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, ना तो पर्याप्त रूप से वेयर हाउस हैं, ना पर्याप्त प्रसंस्करण यूनिट्स हैं, ना ही कोल्ड स्टोरेज की पूरी व्यवस्था है, और इससे बहुत सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसान का अंत में नुकसान होता है। लेकिन जब ये एक्ट वास्तव में लागू कर दिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि वेयर हाउसेस बनेंगे, प्रसंस्करण यूनिट्स लगेंगी, कोल्ड स्टोरेज की पूरी चेन बनेगी, और जब ये सब हो जाएगा तो अंततः किसान और उपभोक्ता सब फायदे में रहेंगे। तो हम ये नहीं कहते हैं कि इस व्यवस्था में या जो सरकार व्यवस्था बना रही है उसमें कोई कमी नहीं है। जैसे जैसे समय आएगा हो सकता है कुछ इसकी कमजोरियां सामने आएँ, कुछ कमियां सामने आएँ, लेकिन अगर हमारी सरकार इच्छा शक्ति वाली है, हम जागरूक लोग हैं, तो हम कमियां दूर कर सकते हैं। अगर कुछ कमियां हैं किसी अच्छी व्यवस्था में तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम पूरी अच्छी व्यवस्था को ही खारिज कर दें। हम इस अच्छी व्यवस्था को अपनाएं और समय के साथ जो कमियां हमें नज़र आएँ उनको हम दूर करें ताकि उस व्यवस्था का अधिकतम लाभ हम उठा सकें। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो वास्तव में ये बिल किसान विरोधी नहीं है, इनसे लाभ होगा। सोचना सिर्फ इतना है कि हम उन लोगों पर भरोसा करें जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने या अपने परिवार के विकास और कल्याण में लगा दिया, वोट बैंक के लिए दंगे तक करवा दिए, या हम उस प्रधानमंत्री की बात का भरोसा करें जो निश्चित रूप से देश की जनता के विकास और कल्याण के लिए निरंतर सोचते हैं और
निरंतर उसमें लगे रहते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री संसद में कोई बात कहते हैं तो क्या हमें उसका भरोसा नहीं करना चाहिए? क्या हमें उनकी बातों का भरोसा करना चाहिए जो सड़क पर उतरते हैं और सिर्फ इसलिए कि वो लोकप्रिय हो जाएं, किसानों के हितैषी बन जाएं और कल जब चुनाव हो तो जीतकर विधायक या सांसद बन जाएं? फैसला आपके हाथ में है, आप सोचिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी व्यवस्था एब्सोल्यूट रूप से सही नहीं हो सकती है, इसमें भी कुछ कमियां होंगी, समय के साथ और कमियां नज़र आएंगी, हमें उनको दूर करना है और हमें इन बिलों के द्वारा स्थापित व्यवस्था का अधिकतम लाभ उठाना है। और निश्चित रूप से अंततः एक दिन किसानों को भी रियलाइज़ होगा ये कि निश्चित रूप से सरकार ने जो किया है वो अंततः उनके विकास और कल्याण के लिए किया है। अन्नदाता जो है हमारा, वो निश्चित रूप से इससे शक्तिशाली होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम इस बिल की कमियों को दूर करके हम इन बिलों से बनने वाली व्यवस्था का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद।